बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और आज इस सीरीज़ के लेक्चर नंबर 2 के साथ हाजिर हैं। और आज जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे वो है जी ईथीन। तो केमिस्ट्री ऑफ ईथीन ये आज का मौजू होगा और ईथीन की तैयारी के तरीके और फिर ईथीन से होने वाले केमिकल रिएक्शन को आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे। अगर लेक्चर 1 की बात करें तो लेक्चर 1 के अंदर हमने केमिस्ट्री ऑफ अल्केन को डिस्कस किया था और अल्केन्स आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन थे। और अल्केन की जो केमिस्ट्री को डिस्कस किया था, क्योंकि आपकी किताब के अंदर उसकी फैमिली के 2 मेंबर्स थे, मीथेन था और ईथेन था, तो दोनों मेंबर्स को हमने डिस्कस किया था। आपकी किताब के अंदर अल्कीन फैमिली का एक ही मेंबर है जो कि क्या है जी ईथीन। तो ईथीन की केमिस्ट्री को आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा जनाब, इथीन और इथेन के अंदर जो फर्क है वो अब आपको इस फार्मूले को देख के समझ में आ जाना चाहिए जी। तो अगर कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा तो वो इथेन कहलाएगा, और कार्बन कार्बन के अंदर जो डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड की होने की वजह से ये क्या कहलाता है जी, इथीन कहलाता है। तो इथीन अल्कीन फैमिली का, अल्कीन फैमिली वो होती है कि जिसके अंदर कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होती, तो इथीन अल्कीन फैमिली का पहला मेंबर है जी। तो हम इथीन की तैयारी के तरीके पढ़ने जा रहे हैं। So we are now going to discuss the methods of preparation of ethene. अच्छा जनाब, इथीन को बनाने का ये पहला तरीका अब आपके सामने है और ये लिखा हुआ है जी, बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अच्छा, एक नया वर्ड आपके सामने आया, डिहाइड्रेशन। डी से आप बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं कि डी का मतलब होता है निकलना, और हाइड्रेशन का जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो वाटर के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये हुआ जी कि डिहाइड्रेशन का मतलब है वाटर मॉलिक्यूल्स का निकलना। अच्छा, अल्कोहल जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्योंकि आपको 2 कार्बन, इथीन के अंदर 2 कार्बन है, तो इथीन को बनाने के लिए आपको अल्कोहल भी वो इस्तेमाल करना पड़ेगा कि जिसके अंदर 2 कार्बन हो। तो जो आप अल्कोहल इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो क्या है जी, इथेनॉल। तो इथीन को बनाने के लिए, यानी 2 कार्बन वाले अल्कीन को बनाने के लिए 2 कार्बन वाला अल्कोहल इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है जी। तो बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल इथीन मिलता है। यकीनन डिहाइड्रेशन कराने के लिए आपको कोई ना कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट की जरूरत होगी जी। तो देखते हैं केमिकल रिएक्शन क्या है जी। तो केमिकल रिएक्शन अब आपके सामने है जी। तो इथेनॉल की डिहाइड्रेशन करवाई जाती है जी। तो यहाँ जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो है जी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। यानी इथेनॉल को सल्फ्यूरिक, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया जाएगा। और इसके नतीजे में आपको क्या मिलेगा जी, इथीन मिलेगा। और इथीन किस तरह से मिलेगा जी कि वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे जी, रिमूव हो जाएंगे। अच्छा जनाब, अगर आप इथेनॉल को देखें तो इथेनॉल पे जो पहला कार्बन है जिसपे मैं पॉइंटर रखा हुआ है जी, तो उसके ऊपर OH मौजूद है। और अगर इसके बराबर वाले कार्बन की बात करें तो इस कार्बन के पास 3 H मौजूद है जी। तो इसका मतलब ये है जी कि इस कार्बन से एक H और इस कार्बन से OH, ये वाटर बन के क्या हो जाएगा जी, रिमूव हो जाएगा। जो वाटर की रिमूवल है उसको फैसिलिटेट कौन करेगा, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट करेगा, जो कौन है जी, आपका कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है जी। तो सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन और दूसरे वाले कार्बन से OH, ये वाटर बना के रिमूव हो जाएंगे। ये पहले वाले कार्बन की एक वैलेंसी खाली होगी, उसके बाद दूसरे वाले कार्बन की एक वैलेंसी खाली होगी। तो दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी खाली होने की वजह से इन दोनों कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा जी, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इथेनॉल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, आपका इथीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा जी। तो डिहाइड्रेशन क्या होती है ये अब आपको समझ में आ गया और आपने इक्वेशन के अंदर देख भी लिया जी। तो डिहाइड्रेशन का मतलब है जी द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स यूजिंग डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। तो अगर इक्वेशन के साथ साथ आप नाम भी लिखें तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा जी इम्तिहान में। तो आपको चाहिए जी कि जब आप इक्वेशन लिखा करें तो इक्वेशन के साथ जो मेन रिएक्टेंट है और जो मेन प्रोडक्ट है उसका आईयूपीएच सिस्टम के तहत भी नाम लिखिए और उसका कॉमन नेम भी लिखिए। तो इससे आपको रिएक्शंस को याद रखना आसान होगा जी। तो ये इथेनॉल आपको नजर आ रहा है और इथेनॉल का जो कॉमन नेम है वो आपका इथाइल अल्कोहल है।
तो इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल का जब आपने डिहाइड्रेटिंग एजेंट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाया तो इसके नतीजे में जो आपको कंपाउंड मिला उसको आप क्या कहते हैं जी, इथीन कहते हैं। और इथीन का जो कॉमन नेम है वो इथाइलिन भी है, तो इथीन को इथाइलिन भी कहते हैं। अच्छा जनाब, अब सवाल ये पैदा होता है जी कि क्या सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ही डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है या इसके अलावा भी मुख्तलिफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जी? तो इसका जवाब ये है जी कि सल्फ्यूरिक एसिड के अलावा भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट मौजूद हैं और उनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है जी, और उनको भी इस्तेमाल करके इथेनॉल की डिहाइड्रेशन करवाई जा सकती है और उसके नतीजे में आपको इथीन मिलेगा। तो मुख्तलिफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट के बारे में देखते हैं जी। तो ये दूसरा पॉसिबल डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अगर आप रिएक्शन को देखें तो रिएक्शन बिल्कुल सेम है जी। यहाँ पे आपको इथेनॉल नजर आ रहा है। इथेनॉल की डिहाइड्रेशन इस वक्त एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में करवाई गई है। एल्युमिनियम ऑक्साइड आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जी। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो वर्क करता है यानी इसकी जो डिहाइड्रेशन एबिलिटीज हैं वो 350 360 के दरमियान होती हैं। यानी इथेनॉल को एल्युमिनियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में 350 टू 360 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया जाएगा। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड भी वही काम करेगा जो सल्फ्यूरिक एसिड ने काम किया है जी, और इस कार्बन से हाइड्रोजन और इस कार्बन से OH को वाटर बना के निकाल देगा और दोनों कार्बन की वैलेंसियां खाली होंगी एक एक, जिसके नतीजे में दोनों कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये रिएक्शन भी क्या कहलाएगा, डिहाइड्रेशन ही कहलाएगा। और लेकिन आपने जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल किया वो मुख्तलिफ इस्तेमाल किया। ये तीसरी इक्वेशन अब आपके सामने है और यहाँ पर भी आपने इथेनॉल की डिहाइड्रेशन करवाई है, लेकिन इस वक्त आपने इथेनॉल की डिहाइड्रेशन करवाने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो इस्तेमाल किया है वो मुख्तलिफ है। तो यहाँ पे आपने फॉस्फोरिक एसिड और एल्युमिनियम ऑक्साइड के मिक्सचर को एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया है। तो इथेनॉल को जब फॉस्फोरिक एसिड और एल्युमिनियम ऑक्साइड के मिक्सचर के साथ 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया जाएगा तो पहले वाले कार्बन में से हाइड्रोजन और दूसरे वाले कार्बन में से OH रिमूव होगा, वाटर बनेगा और इन दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसियां खाली होंगी, जिसकी वजह से कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसका मतलब क्या है जी कि इथेनॉल किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, इथीन के अंदर कन्वर्ट हो गया। अगर आप इन तीनों रिएक्शन को ऑब्जर्व करें तो इन तीनों रिएक्शन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एग्जैक्टली सेम है, यानी रिएक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है। रिएक्शन आपका डिहाइड्रेशन ही है, डिहाइड्रेशन भी इथेनॉल ही की करवाई गई है। फर्क क्या है जी, फर्क ये है कि आपने मुख्तलिफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल किए हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, एल्युमिनियम ऑक्साइड भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, एंड मिक्सचर ऑफ फोस्फोरिक एसिड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो इम्तिहान में ये मुख्तलिफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट दिए जा सकते हैं जी। तो आपको ये आपके लिए एक ही इक्वेशन है, ये आपके लिए तीन इक्वेशन नहीं है। हाँ, आपने इन डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स को और जिस टेम्परेचर रेंज के अंदर ये वर्क करते हैं उसको आपने याद रखना है। तो ये पहला तरीका आपने पढ़ा जी, यानी इथेनॉल की डिहाइड्रेशन के जरिए इथीन बनाया जाता है और डिहाइड्रेशन का मतलब होता है इथेनॉल में से वाटर मॉलिक्यूल्स का रिमूव होना। अच्छा जनाब, ये दूसरा रिएक्शन अब आपके सामने है और ये लिखा हुआ है जी बाय डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। तो इस वर्ड को जरा फोकस करें। तो डी का मतलब होता है निकलना, हाइड्रो का मतलब होता है जी हाइड्रोजन का निकलना, और हेलो का मतलब होता है हेलो ग्रुप यानी एक्स का निकलना, यानी क्लोरो का, ब्रोमो का और आयोडो का निकलना। अच्छा, क्योंकि आप ये जानते हैं जी कि डबल बॉन्ड बनेगा कार्बन और कार्बन के दरमियान, तो इसका मतलब है यकीनन एक कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा और दूसरे कार्बन से क्या निकलेगा, हेलो ग्रुप निकलेगा। तो ये तो आपको डिहाइड्रो हेलोजिनेशन का वर्ड से आपको आधा रिएक्शन तो इस वर्ड से समझ में आ गया। ये डिहाइड्रो हेलोजिनेशन किसकी करवानी है, तो यकीनन उसी की होगी कि जिसके अंदर हेलोजन मौजूद होगा। तो किसके अंदर हेलोजन मौजूद होता है, अल्काइल हैलाइड के अंदर मौजूद होता है जी, क्योंकि दो कार्बन वाले से दो कार्बन वाला अल्कीन मिलता है जी। तो आपने इथाइल क्लोराइड की डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करवानी पड़ेगी। तो ये इथाइल क्लोराइड अब आपके सामने है और इस इथाइल क्लोराइड में क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन भी रिमूव होना है, इसलिए मैंने इस हाइड्रोजन को भी ओपन करके दिखाया है जी। तो ये आपका इथाइल क्लोराइड है CH3 CH2Cl। इसकी डीहाइड्रो हेलोजिनेशन करवानी है जी। तो डीहाइड्रो हेलोजिनेशन क्या होता है इसको एक बार फिर सुन लें जी।
It is a process of removal of hydrogen and halogen from respective carbons. तो एक कार्बन से हाइड्रोजन का रिमूव होना, दूसरे कार्बन से हेलोजन का रिमूव होना, और इसको देखिए रिमूव करवाने के लिए यकीनन कोई ना कोई रिएजेंट की जरूरत पड़ेगी, और वो रिएजेंट जो दोनों बैक वक्त हेलो ग्रुप को और हाइड्रो ग्रुप को इस अल्काइल हैलाइड से रिमूव करेगा, तो वो क्या कहलाएगा, डीहाइड्रो हेलोजनेटिंग एजेंट कहलाएगा। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का अगर अल्कोहलिक मीडियम के अंदर सोल्यूशन बनाया जाए, अल्कोहलिक मीडियम में सोल्यूशन बनाने का मतलब ये है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व नहीं करेंगे बल्कि किसी अल्कोहल में डिसॉल्व करेंगे, मिसाल के तौर पे इथेनॉल में डिसॉल्व करेंगे, तो इसका जो सोल्यूशन है वो अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कराएगा जी। तो ये भी खास बात है, इसको याद रखिएगा। तो जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो डीहाइड्रो हाइलोजनेटिंग एजेंट के तौर पे वर्क करेगा, और उसके नतीजे में ये एक कार्बन से हाइड्रोजन को और दूसरे कार्बन से हेलोजन को रिमूव करेगा, और जब ये दोनों ही एटम्स रिमूव हो जाएंगे तो कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये डीहाइड्रो हाइलोजनेटिंग एजेंट कहलाता है। तो ये नई बात आपके पास आई है, इसको अपने दिमाग में रखिएगा। और बात क्या है जी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक मीडियम में, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन अगर अल्कोहल में बनाया जाए तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डीहाइड्रो हाइलोजनेटिंग एजेंट के तौर पर वर्क करता है। अच्छा जी, रिएक्शन में हुआ क्या जी, ये जो क्लोरो ग्रुप है जी, ये पोटेशियम के साथ जाएगा और ये पोटेशियम क्लोराइड बनाकर यहाँ से निकल जाएगा, जिसके नतीजे में इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा जी, ये जो हाइड्रोक्सी है ये अपने साथ इस कार्बन के हाइड्रोजन को ले जाएगा, और इन दोनों के नतीजे में आपको क्या मिलेगा जी, वाटर मिलेगा। तो वाटर बनने के बाद इस दूसरे कार्बन की भी एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, तो दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसियां खाली हो गई, तो ये आपस में क्या बना लेंगे, आपस में ये डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो इसका मतलब ये है जी कि इथाइल क्लोराइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा जी। तो क्लोरोइथेन जो इसका आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम था, या इसको आप इथाइल क्लोराइड भी कहते हैं जी, जब इसका रिएक्शन डीहाइड्रो हाइलोजनेटिंग एजेंट से करवाया तो इसके नतीजे में आपको क्या मिला जी, इथीन मिला, और इथीन को आप क्या कहते हैं जी, इथाइलिन भी कहते हैं। तो ये आपने दूसरा तरीका पढ़ा इथीन को बनाने का। इथीन को बनाने के लिए आपने इथाइल क्लोराइड को इस्तेमाल किया, और इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन डीहाइड्रो हाइलोजनेटिंग एजेंट से करवाया, यानी एक ऐसा एजेंट जो इस इथाइल क्लोराइड के एक कार्बन से हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन से हेलोजन को रिमूव करे। तो इसने अपना काम किया और हाइड्रोजन और हेलोजन को रिमूव किया, और उसके नतीजे में कार्बन की एक एक वैलेंसी खाली हुई, और उसके नतीजे में कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बना, यानी इथाइल क्लोराइड इथीन के अंदर कन्वर्ट हो गया। अच्छा जनाब, तीसरा तरीका पढ़ने जा रहे हैं, और ये लिखा हुआ है जी बाय डी हेलोजिनेशन। तो डी का मतलब है निकलना, और हेलो का मतलब है जी एक्स का, यानी हेलो ग्रुप का निकलना, यानी क्लोरो का, ब्रोमो का या आयोडो को निकलना। तो डी हेलोजिनेशन का मतलब है जी कि हेलो ग्रुप का निकलना, और आप ये जानते हैं जी कि दोनों कार्बन से एटम्स रिमूव करना जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ जी कि जब डी हेलोजिनेशन करने जा रहे हैं तो दोनों कार्बन पर एक एक हेलो ग्रुप का होना भी जरूरी है। इसलिए जिस कंपाउंड की डी हेलोजिनेशन करवाई जाएगी तो वो डबली सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए, यानी उस पर दो हेलो ग्रुप लगे होने चाहिए। तो आप जिस कंपाउंड को इस्तेमाल कर रहे हैं वो है जी 1,2 डाई क्लोरोइथेन, यानी दो कार्बन वाले जो आपका कंपाउंड है उसके पहले वाले कार्बन पर भी क्लोरो लगा हुआ है और उसके दूसरे वाले कार्बन पर भी क्लोरो लगा हुआ है जी। तो ये अब इसका स्ट्रक्चर अब आपके सामने है जी। ये है जी 1, ये पहली पोजीशन है, इसको 1 कहेंगे, ये सेकंड कार्बन है, इसको 2 कहेंगे। तो 1,2 डाई, क्योंकि क्लोरो 2 है इसलिए डाई कहेंगे। डाई क्लोरोइथेन इस कंपाउंड का नाम है जी। तो 1,2 डाई क्लोरोइथेन का जब रिएक्शन जिंक के साथ करवाया जाएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा कि जिंक क्या कहलाएगा, ये आपका डी हेलोजिनेटिंग एजेंट कहलाएगा। तो डी हेलोजिनेशन क्या होती है, ये इसकी डेफिनेशन अब आपके सामने है जी। तो इट इज द रिमूवल ऑफ हेलोजन फ्रॉम बोथ कार्बन्स, यानी दोनों कार्बन से हेलो ग्रुप को रिमूव करना, और यकीनन रिमूव करवाने के लिए आपको एजेंट चाहिए होगा, क्योंकि एजेंट हेलो ग्रुप को रिमूव कर रहा है इसलिए ये क्या कहलाएगा, डी हेलोजिनेटिंग एजेंट कहलाएगा।
और जिंक एज अ डी हेलोजिनेटिंग एजेंट इस्तेमाल किया जाता है जी। क्योंकि जिंक डाइवेलेंट होता है, तो डाइवेलेंट होने की वजह से ये दोनों क्लोरो ग्रुप को बैक वक्त अपने साथ लेकर निकल सकता है जी। और ये जब दोनों क्लोरो ग्रुप को अपने साथ लेके निकल जाएगा तो यकीनन कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आएगा, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, डीहेलोजिनेशन रिएक्शन कहलाएगा जी। तो यहाँ पर यही हुआ है जी, ये 1,2 डाइक्लोरोइथेन है। जब इसका रिएक्शन आपने जिंक से करवाया तो जिंक यहाँ पे डीहेलोजिनेटिंग एजेंट के तौर पर काम करेगा और दोनों क्लोरो ग्रुप को अपने साथ लेकर निकल जाएगा, ये जिंक क्लोराइड बनाएगा और इसके नतीजे में ये पहले वाले कार्बन की एक वैलेंसी खाली होगी और दूसरे वाले कार्बन की एक वैलेंसी खाली होगी और दोनों कार्बन के दरमियान क्या बन जाएंगे जी, डबल बॉन्ड बन जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ जी, 1,2 डाइक्लोरोइथेन, जिसको आप विसिनल डाइक्लोराइड भी कहते हैं या आप इसको विसिनल डाइक्लोरोइथेन भी कहते हैं। ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, ये इथीन के अंदर कन्वर्ट हो गया, जिसको आप इथाइलिन भी कहते हैं। इस बात का ख्याल रखिएगा, ये जो टर्म है विसिनल, विसिनल का मतलब होता है जी क्लोरो ग्रुप का मुख्तलिफ कार्बन पर मौजूद होना। एक और टर्म होती है, वो होती है जेमिनल। जेमिनल का मतलब है क्लोरो ग्रुप का एक ही कार्बन पे मौजूद होना। यानी अगर ये कंपाउंड होता 1,1 डाइक्लोरोइथेन तो ये कहलाता है जेमिनल डाइक्लोराइड। तो देखिए अगर ये 1,1 पर दोनों क्लोरो ग्रुप मौजूद होंगे तो फिर ये इथीन नहीं बन सकता। तो इसका मतलब ये है कि ये लाजिम है कि क्लोरो ग्रुप दो मुख्तलिफ कार्बन पर मौजूद हो। अगर ये क्लोरो ग्रुप दो मुख्तलिफ कार्बन पे मौजूद होंगे तो इनके लिए जो कॉमन टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है वो विसिनल इस्तेमाल की जाती है। विसिनल का मतलब सेम फंक्शनल ग्रुप का दो मुख्तलिफ कार्बन पे होना। तो यहाँ पे क्लोरो ग्रुप दो मुख्तलिफ कार्बन पे है तो इसमें ये क्या कहलाएगा, विसिनल कहलाएगा। तो ये आपने तीसरा तरीका पढ़ा इथीन को बनाने का। और इथीन को बनाने के लिए जिस कंपाउंड को आपने इस्तेमाल किया वो था जी 1,2 डाइक्लोरोइथेन और इसका रिएक्शन आपने डी हेलोजिनेटिंग एजेंट से करवाया जो कि है जिंक। जिंक ने क्या किया, दोनों क्लोरो ग्रुप को अपने साथ लेके निकल गया, कार्बन की एक एक वैलेंसी खाली हुई जिसके नतीजे में कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बना। तो ये इथीन को बनाने का तीसरा तरीका था। अच्छा जनाब, इथीन को बनाने का ये चौथा तरीका अब आपके सामने आ रहा है। इस बात का ख्याल रखिएगा कि अब तक जो आपने तीन तरीके पढ़े और उन तीन तरीके से आपने जो इथीन बनाया तो वो तीनों जो कंपाउंड से वो आपके सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, यानी इथेनॉल भी आपका सेचुरेटेड इन नेचर है। उसके बाद आपने इथाइल क्लोराइड को इस्तेमाल किया, वो भी आपका सेचुरेटेड इन नेचर है। उसके बाद आपने 1,2 डाइक्लोरोइथेन इस्तेमाल किया, वो भी आपका सेचुरेटेड इन नेचर है। सेचुरेटेड इन नेचर का मतलब ये है कि कोई डबल बॉन्ड या किसी ट्रिपल बॉन्ड का मौजूद नहीं होना। लेकिन अब जो आप इथीन बनाने जा रहे हैं वो आप किससे बनाने जा रहे हैं जी, इथाइन से बनाने जा रहे हैं। और इस बात का ख्याल रखिएगा कि इथाइन इथीन के मुकाबले में ज्यादा अनसेचुरेटेड है। क्यों? क्योंकि इथाइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड है जबकि इथीन के अंदर डबल बॉन्ड है। तो इथाइन के अंदर क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है और इसके अंदर हाइड्रोजन की क्वांटिटी इथीन से भी कम है, इसलिए जो इथाइन है इट इज मोस्ट अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या करना पड़ेगा जी, क्योंकि इथाइन को जब इथीन में कन्वर्ट करना है तो उसका मतलब ये है कि जी आपको हाइड्रोजन को ऐड करना पड़ेगा। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन का मतलब होता है एजिनेशन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मतलब क्या होगा, हाइड्रोजनेशन। तो यहाँ जो वर्ड आपके पास आया था हाइड्रोजनेशन, उससे आपके दिमाग में फौरन आना चाहिए जी कि यहाँ पे आपको हाइड्रोजन को ऐड करवाना पड़ेगा। तो ये रिएक्शन अब आपके सामने है। इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है जी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यूजिंग कैटलिस्ट। तो आपने यहाँ पे क्या करवाया है जी, इथाइन का रिएक्शन किसके साथ करवाया है जी, हाइड्रोजन के साथ करवाया है। ये हाइड्रोजन आई कहाँ से है, ये हाइड्रोजन निकिल कैटलिस्ट के अंदर मौजूद थी, उसके इंटरसेस के अंदर। जब निकिल कैटलिस्ट को आपने 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया तो इसमें से जी हाइड्रोजन क्या होगी जी, रिमूव होगी। ये निकिल क्या करेगा, जो कैटलिस्ट है ये बॉन्ड ब्रेकिंग का यानी इस इथीन के ये जो एक बॉन्ड है इसको ब्रेक करने का और हाइड्रोजन के बॉन्ड ब्रेक करने का और उसके बाद हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड फॉर्म करने का काम करेगा। तो ये तार तमाम बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन का काम कौन करेगा जी, कैटलिस्ट करेगा। और ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक होगा जी और ये हाइड्रोजन इस कार्बन, दोनों कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन चले जाएंगे
तो इथाइन यानी ट्रिपल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, इथीन के अंदर डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने हाइड्रोजन को ऐड किया है और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को ऐड किया है, तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहलाएगा। तो इथीन, और इथीन को याद रखिएगा जी एसिटाइलिन भी कहते हैं जी। तो इथीन या एसिटाइलिन की हाइड्रोजनेशन के जरिए आपने क्या बनाया है जी, इथीन बनाया है, जिसको आप इथाइलिन भी कहते हैं जी। तो ये रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस बात का ख्याल रखिएगा कि स्टूडेंट गलती करता है जी, वो एसिटिलीन और इथाइलिन में फर्क नहीं, यानी कॉमन नेम के अंदर वो फर्क नहीं कर पाता। तो याद रखिए जी, एसिटाइलिन का मतलब है जी इथाइन यानी ट्रिपल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन, और इथाइलिन का मतलब है इथीन यानी डबल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन। तो इस जो स्लाइड है इसका आप बहुत ख्याल रखिएगा, और खासतौर पे एसिटिलीन और इथाइलिन का ख्याल रखिएगा, स्टूडेंट यहाँ गलती करता है। अच्छा जनाब, तो ये आपने 4 तरीके पढ़े इथीन को बनाने के। अब हम इथीन की केमिकल प्रॉपर्टीज को, यानी इथीन किस तरह से रिएक्ट करता है, ये पढ़ने जाएंगे। एक बात का ख्याल रखिएगा जी कि जिस तरह आपने इथेन पढ़ा था, तो इथेन के रिएक्शन रेयर थे, और इथेन के रिएक्शन रेयर होने की वजह क्या थी जी, जो वजह थी वो ये थी जी कि वो आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था, और जो आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो आपके क्या होते हैं जी, वो आपके अनरिएक्टिव होते हैं। लेकिन ये जो आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जी, दे आर क्वाइट रिएक्टिव, क्योंकि डबल बॉन्ड मौजूद है जी, तो डबल बॉन्ड का ब्रेक होना आसान है। तो डबल बॉन्ड का ब्रेक होना आसान है, इसका मतलब ये है कि इसके रिएक्शन बहुत ज्यादा होंगे जी। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है जी, क्योंकि जो ज्यादातर रिएक्शन है वो आपके क्या होंगे जी, एडिशन रिएक्शन होंगे। तो अभी आप जब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा जी कि रिएजेंट्स तो मुख्तलिफ है, लेकिन जो रिएक्शन है उसकी नेचर क्या है जी, सेम है। तो जब भी आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आएगा, या जब भी आपको अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अनसैचुरेशन नजर आए, तो फौरन आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये बल्क रिएक्शन देगा, यानी ये बहुत ज्यादा रिएक्शन देगा। लेकिन रिएक्शन मुश्किल नहीं होंगे, क्योंकि ज्यादातर जो रिएक्शन होंगे वो कौन से होंगे जी, वो एडिशन रिएक्शन होंगे। अच्छा जनाब, तो ये पहला रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं, और ये जो पहला रिएक्शन है इथीन का है वो है जी हाइड्रोजनेशन। तो जनेशन आप जानते हैं एडिशन को कहती हैं, और हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, तो इसका मतलब ये है जी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को आप ऐड करने जाएंगे जी। तो ये रिएक्शन अब आपके सामने है, और आप ये जानते हैं जी कि हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है जी, हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है जी एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन यूजिंग कैटलिस्ट। तो ये इथीन है जी, इथीन के अंदर आपने हाइड्रोजन गैस के साथ इथीन का रिएक्शन करवाया। जब इथीन का रिएक्शन हाइड्रोजन गैस के साथ करवाएंगे तो ये हाइड्रोजन गैस कहाँ से मिलेगी आपको, ये कैटलिस्ट के अंदर मौजूद होती है जी। तो निकल कैटलिस्ट की इंटरसिस के अंदर ये हाइड्रोजन गैस क्या होगी जी, एब्जॉर्ब होगी। जब इस निकल कैटलिस्ट को 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया जाएगा, तो ये निकल क्या करेगा, ये इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा, हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करेगा, और उसके बाद इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन को लगवाएगा और दूसरे वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन को लगवाएगा, और ये आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहलाएगा। तो ये जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है ये आपका एडिशन रिएक्शन है, और ये नई बात अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जी कि एडिशन रिएक्शन की खास बात क्या होती है जी, कि इसके अंदर कोई बाय प्रोडक्ट नहीं मिलता। दिस इज वेरी सिंपल रिएक्शन जी। ये जो भी रिएजेंट होता है उसके 2 टुकड़े होते हैं, उसके 2 हिस्से होते हैं जी। इसी तरह डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, आधा हिस्सा पहले वाले कार्बन पे और आधा हिस्सा दूसरे वाले कार्बन पे चला जाता है, और इसी की वजह से आपको कोई बाय प्रोडक्ट नहीं मिलता। तो एडिशन रिएक्शन इंतहाई सिंपल है, बस आपको फोकस क्या करें जी कि ये रिएजेंट ब्रेक किस तरह से हो रहा है। तो हाइड्रोजन तो आप ये जानते हैं जी कि दोनों के हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, तो जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो आपको एक 2 हाइड्रोजन मिलेंगे जी। तो ये तो आपको समझ में आ रहा है जी। लेकिन जब आपके एक ये जो रिएजेंट्स हैं ये मुख्तलिफ होते जाएंगे, तो आपने जो याद रखना है वो सिर्फ ये याद रखना है जी कि ये रिएजेंट के 2 हिस्से कहाँ से होते हैं, ये रिएजेंट ब्रेक कहाँ से होता है। तो अगर आपको रिएजेंट ब्रेक करना आता है तो ये रिएक्शन आपके लिए मुश्किल नहीं है जी। तो ये आपने पहला रिएक्शन पढ़ा इथीन का, और आपने इथीन की क्या करवाई जी, हाइड्रोजनेशन करवाई। तो हाइड्रोजनेशन का मतलब है जी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो निकल की प्रेजेंस में इथीन के अंदर हाइड्रोजन ऐड हुआ, और उसके नतीजे में आपको इथेन मिला, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इथीन, जिसको आप इथाइलिन भी कहते हैं, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इथीन के अंदर कन्वर्ट हो गया। अच्छा जनाब, ये दूसरा रिएक्शन अब आपके सामने है, और ये लिखा हुआ है जी हेलोजनेशन।
तो लफ्ज पढ़ के ही आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि जी इस रिएक्शन के अंदर क्या होना है। तो जेनेशन का मतलब होता है एडिशन, और हेलोजिनेशन का मतलब हो गया जी एडिशन ऑफ हेलोजिन यानी X2, यानी क्लोरीनेशन यानी Cl2 की एडिशन, यानी ब्रोमिनेशन यानी Br2 की एडिशन, और यानी आयोडिनेशन यानी I2 की एडिशन। तो ये रिएक्शन अब आपके सामने है जी। इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपने जो लेक्चर नंबर 1 के अंदर देखा था, तो आपने जब इथेन की क्लोरीनेशन करवाई थी तो आपको दिमाग में फौरन आना चाहिए जी कि ये फोटोकेमिकल रिएक्शन था, और इस रिएक्शन को करवाने के लिए आपको सनलाइट की जरूरत थी जी। तो जब आपने इथेन की क्लोरीनेशन करवाई थी तो आपने सनलाइट को इस्तेमाल किया था, लेकिन इथीन की क्लोरीनेशन करवाने के लिए आपको सनलाइट की जरूरत नहीं है। ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे ही हो जाएगा, और उसकी वजह क्या है जी? उसकी वजह इस इथीन की रिएक्टिविटी है जी। तो इथीन रिएक्टिव है। क्यों इथीन रिएक्टिव है? क्योंकि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो इसका डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, और जब इसका डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये क्लोरीन को अपने अंदर क्या कर लेगा? क्लोरीन को अपने अंदर ऐड कर लेगा जी। तो क्लोरीन का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा जी, और क्लोरीन के और इसी तरह ये कार्बन कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है वो क्या होगा जी? वो ब्रेक होगा जी। तो एक क्लोरीन इस पहले वाले कार्बन पे चला जाएगा और दूसरा क्लोरीन दूसरे वाले कार्बन पे चला जाएगा, और इसके नतीजे में आपको ये प्रोडक्ट मिलेगी, ये एडिशन प्रोडक्ट मिलेगी, जिसके अंदर एक क्लोरीन एक कार्बन पे और दूसरा क्लोरीन दूसरे कार्बन पे है। तो हेलोजिनेशन अब आप जानते हैं जी कि हेलोजिनेशन का मतलब होता है जी एडिशन ऑफ हेलोजेंस। तो क्लोरीन की और ब्रोमीन की और आयोडीन की तीनों की एडिशन पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, इसका आप ख्याल रखिएगा जी कि एडिशन ऑफ क्लोरीन और एडिशन ऑफ ब्रोमीन ये रूम टेम्परेचर पे हो जाती है जी, लेकिन आयोडीन की जो एडिशन है वो रूम टेम्परेचर पे नहीं होती, बल्कि आपको क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले आपको आयोडीन का सोल्यूशन बनाना पड़ता है, यानी इथेनॉल को लेना पड़ता है जी। तो आयोडीन का रिएक्शन इथेनॉल की मौजूदगी में क्यों होता है? तो देखिए बड़ा सिंपल सा तरीका है जी, क्योंकि आयोडीन आपका गैसियस स्टेट में या लिक्विड स्टेट में होता नहीं है, ये क्लोरीन आपका गैसियस स्टेट में है, तो इन दोनों के दरमियान रिएक्शन पॉसिबल है। ब्रोमीन आपका लिक्विड स्टेट के अंदर है, तो इथीन और ब्रोमीन के दरमियान रिएक्शन पॉसिबल है, लेकिन क्योंकि आयोडीन आपका सॉलिड स्टेट के अंदर है, तो सबसे पहले आपको आयोडीन का सोल्यूशन बनाना पड़ेगा। तो क्योंकि आयोडीन पानी के अंदर लेस सॉल्युबल है और इथेनॉल के अंदर इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, इसलिए सबसे पहले आयोडीन का सोल्यूशन इथेनॉल के अंदर बनाया जाता है। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है जी कि अगर आपको आयोडीनेशन करवानी है तो पहले आपको आयोडीन का सोल्यूशन बनाना पड़ेगा, उसके बाद ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हो जाएगा जी। अच्छा जनाब, ये इथीन था जिसको आप इथाइलिन भी कहते हैं, और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? 1,2 डाइक्लोरोइथीन के अंदर कन्वर्ट हो गया, जिसको आप विसिनल डाइक्लोराइड कहते हैं जी। तो जिस तरह से ये रिएक्शन क्लोरीन के दरमियान था, उसी तरह से ये रिएक्शन ब्रोमीन के दरमियान भी पॉसिबल है। तो ये डबल बॉन्ड इथीन का ब्रेक होगा, ब्रोमीन का सिंगल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक ब्रोमीन पहले कार्बन पे और दूसरा ब्रोमीन दूसरे कार्बन पे चला जाएगा, और जो इथीन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1,2 डाइब्रोमोइथीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको विसिनल डाइब्रोमाइड भी कहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही रिएक्शन आयोडीन के साथ होगा। एरो के ऊपर आप इथेनॉल लिखिएगा, क्योंकि ये इथेनॉल की प्रेजेंस में होता है, तो एरो के ऊपर आपको इथेनॉल लिखना चाहिए जी। तो इथीन का रिएक्शन जब आयोडीन के साथ करवाया जाएगा इथेनॉल की मौजूदगी में जी, यानी इथेनॉल के साथ इसका सोल्यूशन बनेगा, तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होंगे, इस आयोडीन का सिंगल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक आयोडीन पहले कार्बन पे और दूसरा आयोडीन दूसरे कार्बन पे चला जाएगा, और जो आपका इथीन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1,2 डाई आयोडो इथेन, जिसको विसिनल डाई आयोडाइड भी कहते हैं, इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा चलो, आप इस बात का ख्याल रखिएगा जी क्योंकि ये तीनों जो रिएक्शन है, क्योंकि आप जो क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन करवा रहे हैं, तो तीनों रिएक्शन की रिएक्टिविटी एक जैसी नहीं होगी, बल्कि जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो अब आपके सामने है जी। क्लोरीन की रिएक्टिविटी ब्रोमीन से ज्यादा होगी और ब्रोमीन की रिएक्टिविटी आयोडीन से ज्यादा होगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है जी? तो इसकी वजह बड़ी सिंपल है जी। ये असल में स्टेट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है, और आप ये जानते हैं जी कि क्लोरीन गैसियस स्टेट में मिलती है आपको, जबकि ब्रोमीन लिक्विड स्टेट के अंदर मिलता है, जबकि आयोडीन के स्टेट में मिलता है जी सॉलिड स्टेट के अंदर मिलता है। और आप ये जानते हैं जी कि सॉलिड आर मोर स्टेबल इन कंपैरिजन विद दैट ऑफ लिक्विड, एंड लिक्विड आर मोर स्टेबल इन कंपैरिजन विद दैट ऑफ गैसेस। तो देखिए, जो अनस्टेबल सब्सटेंस होगी उसका रिएक्शन आसान होगा,
जो जो सब्सटेंस स्टेबल होगी उसका रिएक्शन क्या होगा जी, मुश्किल होगा, क्योंकि क्लोरीन गैसियस स्टेट के अंदर है और उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। इसका मतलब ये है कि ये अनस्टेबल है, इसलिए क्लोरीन की रिएक्टिविटी ब्रोमीन यानी लिक्विड से ज्यादा है जी, और ब्रोमीन की रिएक्टिविटी आयोडीन से ज्यादा है जी। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर को आपने यहाँ पे देखा, इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। तो क्लोरीन की रिएक्टिविटी ब्रोमीन से ज्यादा है और ब्रोमीन की रिएक्टिविटी आयोडीन से ज्यादा है, और इसका जो वजह है जी, उसकी वजह जी स्टेट ऑफ मैटर है। तो क्योंकि गैस की रिएक्टिविटी लिक्विड से ज्यादा होती है, इसलिए क्लोरीन ब्रोमीन से ज्यादा रिएक्टिव है, और क्योंकि लिक्विड की रिएक्टिविटी सॉलिड से ज्यादा होती है, इसलिए ब्रोमीन आयोडीन से ज्यादा रिएक्टिव है, और क्योंकि सॉलिड की रिएक्टिविटी सबसे कम होती है, इसलिए आयोडीन की रिएक्टिविटी सबसे कम है। अच्छा जनाब, ये तीसरा रिएक्शन अब आपके सामने है और ये लिखा हुआ है जी हाइड्रो हैलोजिनेशन। तो हाइड्रो का मतलब है जी हाइड्रोजन, और हेलो का मतलब है जी एक्स, और जिनेशन का मतलब है एडिशन। तो इसका मतलब ये जी है कि आप एक कार्बन पर एक्स को और दूसरे कार्बन पे आप एक्स को भेजेंगे जी, तो इसका मतलब है रिएक्शन आपको किससे करवाना पड़ेगा, हेलोजन एसिड से करवाना पड़ेगा। तो ये रिएक्शन अब आपके सामने है जी। इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि हाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब क्या है जी, इसका मतलब है जी एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड, ये HX, जिसकी एक मिसाल आपके सामने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये कहलाता है हेलोजन एसिड। तो हेलोजन एसिड के साथ अगर रिएक्शन करवाया जाएगा तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, हाइड्रो हेलोजनेशन कहलाएगा। और हाइड्रो हेलोजनेशन भी पॉसिबल, अगर हाइड्रो हेलोजनेशन की बात की जाए तो HCl से रिएक्शन भी पॉसिबल है, HBr से रिएक्शन भी पॉसिबल है, और HI से भी रिएक्शन पॉसिबल है, यानी जो तीनों किस्म के हेलोजेंस हैं उन तीनों से रिएक्शन पॉसिबल है। यहाँ हुआ क्या जी, जब इथीन का रिएक्शन HCl से करवाया जाएगा जी, तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। इसी तरह जो HCl के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, एक कार्बन पर हाइड्रोजन चला जाएगा, ठीक है जी। तो कार्बन 2 से 3 हो गए, और दूसरे कार्बन पे क्या चला जाएगा, क्लोरो चला जाएगा, और इसके नतीजे में जो इथीन है, जिसको आप इथाइलिन भी कहते हैं, वो इथाइल क्लोराइड या क्लोरो इथेन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी सिंपल क्या रिएक्शन था, एडिशन रिएक्शन था। बिल्कुल जिस तरह मैंने HCl के साथ रिएक्शन करके दिखाया है, इसी तरह रिएक्शन HBr के साथ भी पॉसिबल है, और इसी तरह रिएक्शन HI के साथ भी पॉसिबल है। तो आप उन दोनों रिएक्शन को भी लिखिएगा। अच्छा जी, रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें जी, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर यहाँ पर मुख्तलिफ है जी। HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव है HBr के मुकाबले में, और HCl सबसे कम रिएक्टिव है। अगर आप पीछे वाले कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में लेके आए तो वहां आपको क्या दिख रहा था जी, कि क्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव था, ब्रोमीन उससे कम रिएक्टिव था, और आयोडीन सबसे कम रिएक्टिव था। तो उसकी वजह क्या थी जी, स्टेट ऑफ मैटर था। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हेलोजन एसिड है, तो यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर की वजह मुख्तलिफ है, और यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर की जो वजह है वो है जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। आप ये जानते हैं जी कि क्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ब्रोमीन उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और आयोडीन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और आप ये जानते हैं जी कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, तो जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड क्या होगा, वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। और देखिए जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो वो सब्सटेंस क्या होगी, स्टेबल होगी, और जब सब्सटेंस स्टेबल होगी तो वो क्या होगी जी, लेस रिएक्टिव होगी। तो क्योंकि HI के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो सबसे कम है, इसका मतलब है जो सबसे लीस्ट स्टेबल है वो क्या है जी, HI है, और जो लीस्ट स्टेबल होता है वो आपका क्या होता है, वो मोर रिएक्टिव होता है। इसलिए HI के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे कम है, इसलिए रिएक्टिविटी ऑर्डर HI का सबसे ज्यादा है। HBr का रिएक्टिविटी ऑर्डर HI से कम है जी, और HCl का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो सबसे ही कम है। क्यों, क्योंकि HCl के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा है जी। तो ये दो जो मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट हैं, इनको आप बहुत अच्छे से ध्यान से इसको सुनिएगा और इसको याद रखिएगा। और हेलोजिनेशन और हाइड्रो हेलोजिनेशन, इसकी जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, अब आप इसको फोकस कीजिएगा। ये चौथा रिएक्शन अब आपके सामने है, और ये लिखा हुआ है जी रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड भी आपका एडिशन रिएक्शन है जी, और आपने बस ये याद रखना है जी कि सल्फ्यूरिक एसिड ब्रेक किस तरह से होता है जी। तो ये केमिकल इक्वेशन, ये केमिकल रिएक्शन आपके सामने है जी। इथीन का रिएक्शन आपने सल्फ्यूरिक एसिड से करवाया जी। अब आपने याद क्या रखना है जी कि सल्फ्यूरिक एसिड ब्रेक किस तरह से होता है जी। तो सल्फ्यूरिक एसिड के आप एक हाइड्रोजन को अलग कीजिए,
तो आपके पास बचेगा OSO3H। तो देखिए सल्फ्यूरिक एसिड को ब्रेक करने का तरीका याद रख लें तो फिर आपके लिए कोई परेशानी नहीं है जी। तो सल्फ्यूरिक एसिड ब्रेक होता है HOSO3H के अंदर, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इसी तरह ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। एक कार्बन पर ये हाइड्रोजन चला जाएगा और दूसरे कार्बन पे ये OSO3H ग्रुप चला जाएगा और आपका जो इथीन है जिसको आप इथाइलिन कहते हैं ये कन्वर्ट हो जाएगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट के अंदर। इस बात का ख्याल रखिएगा कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड कहलाता है जी, लेकिन जब सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है HSO4 नेगेटिव के अंदर और HSO4 नेगेटिव कहलाता है हाइड्रोजन सल्फेट। इसलिए क्योंकि ये दो कार्बन है इसलिए इसको हमने इथाइल कहा और इस OSO3H की वजह से इसे आपने क्या कहा, हाइड्रोजन सल्फेट कहा। तो इस कंपाउंड का नाम है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो रिएक्शन है वो भी आपका एडिशन रिएक्शन है। और सल्फ्यूरिक एसिड ब्रेक किस तरह से होता है अगर आपको ये याद रह जाए तो आपके लिए ये रिएक्शन इंतहाई आसान है क्योंकि ये रिएक्शन भी आपका एडिशन रिएक्शन था। अच्छा जी, ये अब आप रिएक्शन करवाने जा रहे हैं विथ हाइपोहेलुअस एसिड और हाइपोहेलुअस एसिड का जो फार्मूला है वो है जी HOX। क्योंकि मैं क्लोरीन की एग्जांपल से दूंगा तो ये हाइपोक्लोरस एसिड है जी। HOBr से भी रिएक्शन पॉसिबल है और HOI से भी रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक है जी। तो हाइपोहेलुअस एसिड के साथ मैं रिएक्शन करवाने जा रहा हूँ और ये रिएक्शन भी एडिशन रिएक्शन कहलाता है जी। तो इथीन का रिएक्शन जब हाइपोक्लोरस एसिड से करवाया जाएगा, अब आपको ये याद रखना है जी कि हाइपोक्लोरस एसिड किस तरह से ब्रेक होता है। तो आप याद रखिएगा जी OH और Cl ये अलहदा अलहदा ब्रेक होंगे जी। अब आपके लिए ये रिएक्शन बहुत आसान है जी कि डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और OH और Cl के दरमियान बॉन्ड ब्रेक होगा। एक कार्बन के साथ Cl चला जाएगा और दूसरे कार्बन के साथ क्या चला जाएगा जी, OH चला जाएगा और जो आपका इथीन है जिसको आप इथाइलिन भी कहते हैं ये कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरो इथेनॉल के अंदर। ये क्लोरो इथेनॉल क्योंकि आपका जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो हाइड्रोक्सी है, तो दो कार्बन वाले अल्कोहल को इथेनॉल कहते हैं और क्लोरो लगा हुआ इसलिए क्लोरो इथेनॉल कहलाएगा या इसको आप 2 क्लोरो इथेनॉल कहेंगे जी। 2M मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, जनरली मैंने लिख दिया। तो क्लोरो इथेनॉल कहलाएगा और इम्तिहान के लिए ये इसका कॉमन नेम बहुत याद रखिएगा कि ये कॉमन नेम से ये रिएक्शन बहुत ज्यादा पूछा जाता है जी। तो इसका नाम है, इस कंपाउंड का नाम है, दो कार्बन की वजह से इथेन और Cl की वजह से क्लोरो और ये जो OH होता है इसके लिए वर्ड हाइड्रिन का इस्तेमाल किया जाता है जी। तो इथेन क्लोरोहाइड्रिन इस कंपाउंड का नाम है। तो इस कंपाउंड का नाम और इस कंपाउंड का फार्मूला अब आप जहन नशीन कर लें। तो जब भी इथीन का रिएक्शन हाइपोहेलुअस एसिड से करवाया जाएगा यानी HOX से करवाया जाएगा, हाइपोब्रोमस एसिड और हाइपो आयोडोस एसिड से भी इसका रिएक्शन पॉसिबल है जी। तो ये एडिशन रिएक्शन होगा। हाइपोक्लोरस एसिड किस तरह से ब्रेक होता है ये अब आपको याद रखना है जी। OH और Cl की फॉर्म में ब्रेक होता है, एक कार्बन पे OH चला जाता है, एक कार्बन पे Cl चला जाता है और इसके नतीजे में इथीन कन्वर्ट हो जाता है आपका इथेन क्लोरोहाइड्रिन के अंदर और ये रिएक्शन भी आपका एडिशन रिएक्शन है। ये छठा रिएक्शन अब आपके सामने है और अब आप रिएक्शन करवाने जा रहे हैं इथीन का ब्रोमीन वाटर के साथ। इस बात का ख्याल रखिएगा जी क्योंकि जो ब्रोमीन है ये जो लो टेम्परेचर की अगर बात की जाए 15 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड में तो उस सूरत के अंदर ये वॉलेटाइल लिक्विड की सूरत में मिलती है जी। लेकिन अगर आप 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो ये गैसियस स्टेट के अंदर मिलती है। तो ब्रोमीन को वाटर के अंदर एब्जॉर्ब करवा लिया जाता है जी। तो जब ब्रोमीन गैस जो वाटर के अंदर एब्जॉर्ब होती है जी उसके नतीजे में ऑरेंज कलर का सोल्यूशन मिलता है क्योंकि ये जो ब्रोमीन गैस है ये ऑरेंज कलर की होती है। उस सॉल्यूशन को आप क्या कहते हैं, उस सॉल्यूशन को आप ब्रोमीन वाटर कहते हैं जी। तो ब्रोमीन वाटर के साथ भी जो रिएक्शन है वो आपका एडिशन रिएक्शन है। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है जी कि जब ब्रोमीन को वाटर के अंदर डिसॉल्व करवाया जाता है या जब वाटर के अंदर एड्सॉर्ब करवाया जाता है तो ये ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करती है और दो मुख्तलिफ कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। एक तो HBr यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड और एक ये कन्वर्ट होती है हाइपोब्रोमस एसिड के अंदर। यानी अगर आपसे कोई पूछे जी कि ब्रोमीन वाटर क्या होता है तो आप क्या कह सकते हैं जी कि ब्रोमीन वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ HBr एंड HOBr यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइपोब्रोमस एसिड। तो इसका ये मिक्सचर होता है जी। और आप ये जानते हैं कि इन दोनों का, क्योंकि अभी आपने पीछे इन दोनों का अलहदा अलहदा इथीन के साथ एडिशन रिएक्शन देखा है जी।
तो जब इथीन का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करवाया जाएगा तो HOBr भी इथीन के अंदर ऐड होगा और HBr भी इथीन के अंदर ऐड होगा। तो ये सिंपल सा एक तरीके से आप इस रिएक्शन को एज अ समरी रिएक्शन ले सकते हैं जी। HOBr और HBr के रिएक्शन के नतीजे को समराइज करें तो आपको ये रिएक्शन समझ में आ जाएगा जी। तो ये इथीन है जी। तो इथीन ने किसके साथ रिएक्ट किया? इस पहले कंपोनेंट के साथ रिएक्ट किया, यानी हाइपोब्रोमस एसिड के साथ रिएक्ट किया। डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, HOBr के दरमियान जो HO और Br के दरमियान बॉन्ड है वो ब्रेक हुआ। एक कार्बन पे Br चला गया, एक कार्बन पे OH चला गया। तो ये क्या बन गया जी? ये बन गया इथेन ब्रोमोहाइड्रेन बन गया। तो इथीन से क्या बना जी? इथेन ब्रोमोहाइड्रेन बना। उसके बाद क्योंकि इथीन के पास HBr भी है रिएक्ट करने के लिए, तो इथीन ने HBr के साथ रिएक्ट किया। HBr के दरमियान जो सिंगल बॉन्ड था वो ब्रेक हुआ। एक कार्बन पर H चला गया, दूसरे कार्बन पे Br चला गया। तो इथीन किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? इथाइल ब्रोमाइड के अंदर कन्वर्ट हो गया जी। तो जब भी इथीन का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करवाया जाएगा तो ब्रोमीन वाटर कन्वर्ट हो जाता है HOBr और HBr के अंदर, और फिर इथीन HOBr और HBr दोनों के साथ रिएक्ट करता है और आपको दो प्रोडक्ट मिलती है, एक इथाइल ब्रोमाइड और दूसरा इथेन ब्रोमोहाइड्रेट। ये सातवां रिएक्शन अब आपके सामने है जी, और ये लिखा हुआ है जी रिएक्शन विद पोटेशियम परमैंगनेट। ये इक्वेशन अब आपके सामने है जी, और बजाय ये रिएक्शन भी आपको एडिशन रिएक्शन लग रहा है जी, क्योंकि आप कोई बाय प्रोडक्ट आपको नहीं मिली है। लेकिन ये रिएक्शन एडिशन रिएक्शन नहीं है, बल्कि ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। और उसकी वजह क्या है जी? कि पोटेशियम परमैंगनेट आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जी। तो ये तो पहली वजह हो गई। और दूसरी वजह क्या है जी? क्योंकि ये केमिनोफोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जी, तो ये इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन बेस्ड फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन के अंदर इंड्यूस करवा रहा है। तो ये कार्बन क्या हो रहा है जी? ऑक्सीडाइज हो रहा है जी। तो क्योंकि रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जी, तो इसलिए ये रिएक्शन आपका क्या कहलाता है? एडिशन की बजाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है जी। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है जी? रिएक्शन विद नेसेंट हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस, रिएक्शन विद नेसेंट ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो केमिनोफोर यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहा है जी, और इथीन की ऑक्सीडेशन करवाई जा रही है, जिसके नतीजे में ये आपको कंपाउंड मिल रहा है जी। तो रिएक्शन में हुआ क्या है जी? ये वाटर को आपने बैलेंस करने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया है जी। केमिनोफोर का काम क्या है जी? नेसेंट ऑक्सीजन को जनरेट करना है जी। तो ये जब नेसेंट ऑक्सीजन को जनरेट करेगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। ऑक्सीजन वाटर के साथ जो सॉल्यूशन के अंदर मौजूद, मीडियम के अंदर मौजूद जो वाटर मॉलिक्यूल्स है जी, उनके साथ रिएक्ट करेगा। और उनके साथ रिएक्ट करने के बाद इन दोनों ही कार्बन पर, जिनकी वैलेंसी फ्री होगी डबल बॉन्ड की ब्रेक होने के बाद, इन दोनों कार्बन पर हाइड्रो ऑक्सी फंक्शनल ग्रुप क्या कर देगा जी? इंड्यूस करेगा। ये कौन करेगा जी? KMnO4 करेगा, जो कि आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जी। तो ये आपकी जो रिड्यूस फॉर्म थी, ये किस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गई? ऑक्सीडाइज फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गई। इसलिए रिएक्शन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है जी। तो इथीन, जिसको आप इथाइलिन भी कहते हैं, ये कन्वर्ट हो गया इथेन 1,2 डायोल के अंदर। तो पहले वाले कार्बन पे भी OH लगा हुआ है और दूसरे कार्बन पे भी OH लगा हुआ है, और ये दो कार्बन है, इसलिए क्या कहलाएगा? इथेन 1,2 डायोल कहलाएगा। और इस कंपाउंड का कॉमन नेम अब याद रखिएगा, ये इम्तिहान में बहुत पूछा जाता है, इसका नाम है इथाइलिन ग्लाइकोल। ये आपको जहन नशीन करना है जी। तो ये आपका क्या रिएक्शन है जी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और जब भी इथीन का रिएक्शन पोटेशियम परमैंगनेट से करवाया जाएगा, ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। और याद क्या रखें जी? कि डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों कार्बन पर हाइड्रो ऑक्सिल फंक्शनल ग्रुप इंड्यूस हो जाएंगे, और इथीन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? इथाइलिन ग्लाइकोल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा अब ये आठवां रिएक्शन अब आपके सामने है, और ये लिखा हुआ है जी रिएक्शन विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो अगर इथीन का रिएक्शन वाटर से करवाया जाएगा, और वाटर से करवाने के लिए आप सल्फ्यूरिक एसिड को इस्तेमाल करेंगे एज अ मीडियम प्रोवाइडर, तो ये रिएक्शन भी क्या है जी? ये रिएक्शन भी एडिशन रिएक्शन है जी। और होना क्या है जी? ये जो वाटर है उसकी ब्रेकिंग आप जानते हैं जी कि HOH की फॉर्म में ब्रेक होता है जी। तो एसिडिक मीडियम में ये वाटर क्या हो जाएगा? H और OH की फॉर्म में ब्रेक होगा। ये डबल बॉन्ड ब्रेक होंगे, एक कार्बन के पास H चला जाएगा, दूसरे कार्बन के पास OH चला जाएगा, और इसके नतीजे में आपको जो इथीन है वो क्या कहलाएगा? वो इथेनॉल के अंदर क्या हो जाएगी? कन्वर्ट हो जाएगी। और ये जो एडिशन रिएक्शन है, इसको आप हाइड्रेशन भी कह सकते हैं जी, क्योंकि एडिशन ऑफ वाटर क्या कहलाता है जी? हाइड्रेशन कहलाता है जी। तो इथीन की अगर हाइड्रेशन करवाई जाएगी, या इथीन का रिएक्शन वाटर से करवाया जाएगा एसिडिक मीडियम के अंदर, तो इथीन कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल के अंदर। अच्छा जनाब, ये नवा रिएक्शन अब आपके सामने है,
और ये लिखा हुआ है जी रिएक्शन विद सल्फर मोनोक्लोराइड। इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि सल्फर मोनोक्लोराइड का ये डायमर है। मोनोमर की बात की जाए तो मोनोमर होगा इसका HCl, HCl। लेकिन HCl क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि ये एग्जिस्ट करता है एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू यूनिट्स। तो 2HCl यानी 2S और 2Cl ये आपस में मिलके क्या बनाते हैं, डायमर बनाते हैं जी। तो सल्फर मोनोक्लोराइड का जो फार्मूला है वो है जी S2Cl2। ये अपने दिमाग में रखिएगा जी। तो इथीन का रिएक्शन जब सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ करवाया जाएगा तो ये इथीन है। इसका रिएक्शन आपने सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ करवाया S2Cl2। तो इसके नतीजे में आपको क्या मिलेगी, ये जो आपको कंपाउंड नजर आ रहा है जी इसको कहते हैं जी मस्टर्ड गैस। तो आपको ये कंपाउंड मिलेगा जी। हुआ क्या है जी, आप ये जानते हैं जी कि सल्फर आपका डाइवेलेंट है, यानी सल्फर एक साथ दो चेन को कनेक्ट कर सकता है जी। इसलिए आपने इथीन के जो मोल्स लिए हैं वो भी 2 मोल्स लिए हैं जी। ये सिंगल बॉन्ड क्या हुआ है जी, ये ब्रेक हुआ है जी। और इस तरह S और Cl के दरमियान भी जो बॉन्ड है वो ब्रेक हुआ है जी। तो इस कार्बन, एक कार्बन सल्फर के साथ आगे लगा है और जो दूसरे कार्बन ने अपनी वैलेंसी है वो उसने क्लोरीन को अपने साथ लेके वैलेंसी को पूरा किया है। और इसी तरह सल्फर की दूसरी तरफ भी यही काम हुआ है जी। तो आपका जो इथीन है जिसको आप इथाइलिन भी कहते हैं ये कन्वर्ट हो गया है जी मस्टर्ड गैस के अंदर। और इस मस्टर्ड गैस का जो कॉमन नेम है जी वो क्या है जी, ये सल्फर जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है जी, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे सल्फर है जी। तो सल्फर जिस कार्बन के साथ अटैच है वो आपका अल्फा कार्बन कहलाता है जी। और अल्फा के बराबर वाला क्या कहलाता है, बीटा कार्बन कहलाता है। इस तरह ये भी अल्फा कार्बन है और ये क्या है जी, बीटा कार्बन है। तो यहाँ पे बीटा पे क्लोरो लगा हुआ है, यहाँ पे भी बीटा पे क्लोरो लगा हुआ है, इसलिए हमने इसको कहा है जी बीटा बीटा डाइक्लोरो। और ये जो 2 कार्बन है ये क्या कहलाएगा, इथाइल कहलाएगा। तो हमने लिखा जी बीटा बीटा डाइक्लोरो डाइथाइल। और सल्फर के कंपाउंड्स को आप क्या कहते हैं जी, सल्फाइड्स कहते हैं जी। तो ये इसका कॉमन नेम है जी बीटा बीटा डाइक्लोरो डाई इथाइल सल्फाइड। और ये मस्टर्ड गैस है जी। ये मस्टर्ड गैस कब इस्तेमाल हुई थी या इसकी क्या अहमियत है जी, तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉइजनस गैस। और ये जो गैस है ये डायरेक्ट स्किन पर अटैक करती है जी। और स्किन को क्या कर देती है, स्किन को बिल्कुल गला देती है जी। और अगर ज्यादा क्वांटिटी के अंदर ये स्किन इसके साथ एक्सपोज रहे तो इससे डेथ भी कॉज होती है जी। तो ये जो मस्टर्ड गैस है जी इसको क्लस्टर्स बम के अंदर इस्तेमाल किया गया था वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर। खैर अब तो ये बैन केमिकल है, अब ये इस्तेमाल नहीं होता जी। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर इस गैस को इस्तेमाल किया गया था। एंड दिस इज हाईली पॉइजनस गैस एंड इट डायरेक्टली अटैक्स द स्किन। तो ये आपने मस्टर्ड गैस को बनाने का तरीका सीखा। इस रिएक्शन को शायद आपने जो पीछे 8 रिएक्शन पढ़े हो उसमें से आपको सबसे मुश्किल ये लगा हो जी, लेकिन इम्तिहान में सबसे ज़्यादा बार यही पूछा गया है जी। तो इस रिएक्शन को आप बहुत ज़्यादा फोकस करें। अगर आप इसको 3-4 बार लिखेंगे तो ये आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा जी। या आप मस्टर्ड गैस का स्ट्रक्चर याद कर लें तो फिर आपको मस्टर्ड गैस बनाना कोई मुश्किल नहीं होगी। अच्छा जनाब, ये 10वां रिएक्शन अब आपके सामने है और 10वां रिएक्शन जी पॉलीमराइजेशन है जी। आप ये जानते हैं जी कि इथीन की अगर पॉलीमराइजेशन करवाई जाएगी जी तो इथीन के n नंबर ऑफ मोल्स लिए जाएंगे और इसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करवाया जाएगा एट हाई प्रेशर 100 एटमॉस्फेयर, ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन की मौजूदगी में, यानी लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की मौजूदगी में। तो उसके नतीजे में क्या होगा जी, इथीन की पॉलीमराइजेशन होगी। ये सिंगल बॉन्ड ब्रेक होगा और ये जो सिंगल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं ये इथिलीन ग्रुप ये आपस में क्या हो जाएंगे, लॉन्ग चेन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और इसके नतीजे में आपको क्या मिलेगा जी, पॉलीमर मिलेगा। यानी इथीन जिसको आप इथाइलिन भी कहते हैं ये पॉली इथीन या पॉली इथाइलिन के अंदर कन्वर्ट हो गया। और ये रिएक्शन क्या कहलाता है, ये रिएक्शन आपका पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कहलाता है जी। ये किस किस्म की पॉलीमराइजेशन है, ये आपकी एडिशन पॉलीमराइजेशन है और उसकी वजह क्या है जी कि मोनोमर आपका अनसैचुरेटेड इन नेचर है जी। तो n नंबर ऑफ मोनोमर्स रिएक्ट करते हैं और n नंबर ऑफ पॉलीइथीन बनाते हैं। n का मतलब होता है मैनी, ये 1000 भी हो सकते हैं, ये लाख भी हो सकते हैं और ये करोड़ भी हो सकते हैं। ठीक है जी, अब ये डिपेंड कर रहा है जी कि आपने इनिशियली मोनोमर कितने यूज किए हैं। अच्छा जनाब, तो ये आपने इथीन के केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया और आज के लेक्चर के अंदर हमने इथीन को बनाने के तरीके भी पढ़े और फिर इथीन से होने वाले केमिकल रिएक्शंस को भी हमने स्टडी किया। अब हम इथीन की केमिस्ट्री को समराइज करने जा रहे हैं जी। तो ये इथीन की केमिस्ट्री एक पेज पर अब आपके मौजूद है जी। लेफ्ट हैंड साइड पे इथीन को बनाने के तरीके हैं और राइट हैंड साइड पे इथीन से होने वाले रिएक्शंस हैं जी। तो इनको हम समराइज करते हैं जी। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इथीन।
इथीन को बनाने का जो पहला तरीका था जी वो ये था जी कि अगर हम इथेनॉल की डिहाइड्रेशन करवाएं, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, तो इसके लिए हमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल करना पड़ता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड को एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल किया जाता है, तो इथेनॉल के अंदर से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होते हैं और ये इथीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड के अलावा एल्युमिनियम ऑक्साइड को और फॉस्फोरिक एसिड और एल्युमिनियम ऑक्साइड के मिक्सचर को भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है जी। और रिएक्शन वही होगा जी कि इथेनॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। उसके बाद दूसरा तरीका हमने पढ़ा था जी, और वो तरीका था जी कि इथाइल क्लोराइड के रिएक्शन अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाया जाए, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपका डी हाइड्रो हेलोजिनेटिंग एजेंट है जी। क्या करता है जी कि ये एक कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करता है और दूसरे कार्बन से हेलोजन को रिमूव करता है, और उसके नतीजे में ये जो प्रोडक्ट बनाता है उसके अंदर कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, यानी इथाइल क्लोराइड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, इथीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद फिर हमने तीसरा तरीका पढ़ा था, और तीसरे तरीके में हमने 1,2 डाई क्लोरो इथेन को इस्तेमाल किया था, जिसको विसिनल डाइक्लोराइड भी कहते हैं, और इसका रिएक्शन करवाया था हमने डी हेलोजिनेटिंग एजेंट से। डी हेलोजिनेटिंग एजेंट जिंक होता है, और जिंक बैक वक्त दोनों क्लोरो ग्रुप को अपने साथ लेके निकल जाता है, दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी खाली होती है, जिसके नतीजे में कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाता है, यानी 1,2 डाइक्लोरो इथेन इथीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये जो 5 रिएक्शंस आपने देखे जी, इसके अंदर आपने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यूज किए थे जी, लेकिन ये छठा जो तरीका है उसके अंदर आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को यूज कर रहे हैं। तो इथाइन आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो इथाइन की जब हाइड्रोजनेशन करवाई जाती है निकल की मौजूदगी में, तो निकल क्या करता है, ये हाइड्रोजन को प्रोवाइड करता है, बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मेशन का काम करता है, और इथीन का एक बॉन्ड ब्रेक होता है और एक एक हाइड्रोजन दोनों कार्बन पे अटैच हो जाते हैं और इथाइन इथीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो कुछ रिएक्शन से यानी इथीन को बनाने के तरीके थे जी। अब इथीन किस तरह से रिएक्शन देता है, तो देखिए क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड है जी, तो इथीन के रिएक्शन बहुत सारे होंगे, लेकिन ज्यादातर रिएक्शन क्या होंगे जी, एडिशन रिएक्शन होंगे। और एडिशन रिएक्शन की खास बात क्या होती है कि इसके अंदर कोई बाय प्रोडक्ट नहीं होता जी। तो इथीन की रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं जी। तो इथीन का जो पहला रिएक्शन है वो ये है जी कि इसकी अगर हाइड्रोजनेशन करवाई जाए तो दोनों कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी इथीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इथीन की अगर क्लोरीनेशन करवाई जाएगी तो क्लोरीनेशन की वजह से क्या होगा जी कि दोनों कार्बन पर एक एक क्लोरो ग्रुप आके लग जाएंगे और इथीन कन्वर्ट हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरो इथेन के अंदर। ब्रोमिनेशन भी पॉसिबल है और आयोडिनेशन भी पॉसिबल है, लेकिन रिएक्टिविटी ऑर्डर के अंदर क्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, और क्लोरीन के रिएक्टिव होने की वजह क्या है जी, क्योंकि क्लोरीन गैसियस फॉर्म में होती है, वो ब्रोमीन से इसलिए ज्यादा रिएक्टिव होती है क्योंकि ब्रोमीन लिक्विड में और आयोडीन सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है। और आयोडीन के साथ जो रिएक्शन होगा उसके लिए आपको पहले आयोडीन का सोल्यूशन बनाना पड़ेगा इथेनॉल के अंदर। अगर इसका रिएक्शन हेलोजन एसिड से करवाया जाए तो एक कार्बन पे हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन पे क्लोरो ग्रुप जाता है और इथीन इथाइल क्लोराइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। HBr और HI से रिएक्शन भी पॉसिबल है और रिएक्टिविटी ऑर्डर में HI का पहले नंबर है, और उसकी वजह क्या है जी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस H और I के दरमियान सबसे कम है, इसलिए रिएक्टिविटी HI से सबसे ज्यादा है। और HCl के दरमियान क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा है, इसलिए सबसे कम जो रिएक्टिविटी है वो HCl की है। अगर इथीन का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से करवाया जाता है जी, तो ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अगर इसका रिएक्शन हाइपोक्लोरस एसिड से करवाया जाएगा तो ये इथाइल हेलोहाइड्रिन की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। HO अलग और Cl अलग ब्रेक होता है, एक कार्बन पे Cl जाता है, दूसरे कार्बन पे OH जाता है। अगर इसका रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से करवाया जाएगा तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि ब्रोमीन वाटर मिक्सचर होता है HBr का और HOBr का, तो दोनों ही जो सब्सटेंसेस हैं यानी HBr और HOBr वो इथीन के साथ रिएक्ट करते हैं और आपको दो प्रोडक्ट मिलती हैं, इथाइल ब्रोमोहाइड्रिन और इथाइल ब्रोमाइड। अगर इसका रिएक्शन पोटेशियम परमैंगनेट से करवाया जाता है तो पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करता है जी, और इथीन की ऑक्सीडेशन के नतीजे में आपको इथाइलिन ग्लाइकोल मिलता है। अगर इसका रिएक्शन वाटर से करवाया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम तो इथीन इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अगर इथीन की पॉलीमराइजेशन करवाई जाएगी तो पॉली इथीन मिलेगा, और अगर इथीन का रिएक्शन सल्फर मोनोक्लोराइड से करवाया जाएगा तो आपको पॉइजनस गैस मिलती है जो कि वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर इस्तेमाल हुई थी, जो आपकी स्किन को डायरेक्टली इफेक्ट करती है, और उस गैस को आप क्या कहते हैं जी, मस्टर्ड गैस कहते हैं। तो ये इथीन की कंप्लीट समरी है। और अगर आपने इथीन पे काबू पाना है जी, यानी इथीन के रिएक्शंस पे काबू पाना है,
तो आप भी इथीन को समराइज करें, जिस तरह मैंने समराइज किया है आप उस तरह भी समराइज कर सकते हैं। और एक तरीका क्या है समराइज करने का, ये सारे रिएक्शंस को आप एक साथ लिख लें जी। यानी आप पहले इथीन को बनाने के तरीके लिखिए, उसके बाद इथीन से होने वाले रिएक्शंस को लिखिए, आप इसको एक पेज पे लेके आ जाएं तो आपकी रिएक्शन को आपने क्या कर लिया जी, समराइज कर लिया। रिएक्शन को समराइज करने के बाद जो दूसरा काम है वो आपने क्या करना है, इन रिएक्शन की प्रैक्टिस करनी है जी। और रिएक्शन की प्रैक्टिस करने के बाद फिर आपने असाइनमेंट को अटेम्प्ट करना है जी, ताकि ये आपके जो रिएक्शंस हैं वो आपके पक्के हो जाएं और आप इम्तिहान में इन रिएक्शंस को आसानी से कर सकें। अच्छा जनाब, अब हम इम्तिहान की प्रिपरेशन के हवाले से बात करेंगे जी कि इम्तिहान में इथीन से रिलेटेड सवाल किस तरह से आए हुए हैं जी। तो इस पर हम बात करने जाएंगे अब। अच्छा जनाब, ये पहला रिएक्शन अब आपके सामने है जी, और अगर अब आप देखें जी तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी, गिव द बैलेंस इक्वेशंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग। आपने बैलेंस इक्वेशन देनी है और आपने ये रिएक्शन करवाना है और इसको बैलेंस करके दिखाना है जी। अच्छा मसला क्या आ रहा है जी, क्योंकि आपने इथीन पढ़ा था और यहाँ पे इथीन नहीं बल्कि प्रोपीन नजर आ रहा है जी, और प्रोपीन के अंदर आपने HBr को ऐड करवाना है जी। तो यहाँ एक रूल होता है जिसको हम पढ़ लेते हैं जी लेक्चर के अंदर, क्योंकि हमारा इथीन था तो उसके अंदर हमने इस रूल को नहीं पढ़ा, लेकिन क्योंकि इम्तिहान में ये सवाल आया हुआ है तो हम इस रूल को पढ़ते हैं जी। रूल इंतहाई सिंपल है और ये रूल कहलाता है जी मार्कोनिकॉफ रूल। और मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है जी कि व्हेन हैलोजन एसिड इज एडेड, यानी जब भी हैलोजन एसिड को ऐड किया जाएगा अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स के अंदर, इस बात का ख्याल रखिएगा जो आपका इथीन था, ये आपको इथीन नजर आ रहा है जी, इथीन आपका सिमेट्रिकल अल्कीन था, यानी अगर आप इसको बीच से काटें तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जैसी है, यानी उस तरफ भी CH2 है और इस तरफ भी CH2 है। इसका मतलब ये है जी कि ये आपका सिमेट्रिकल अल्कीन है, ठीक है जी। लेकिन अगर आप प्रोपीन को जरा बीच से काटें तो आपको क्या लग रहा है जी, एक तरफ आपको CH2 दिख रहा है और दूसरी तरफ आपको CH और CH3 दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है जी कि प्रोपीन आपका अनसिमेट्रिक अल्कीन्स है। जब अनसिमेट्रिक एल्कीन्स की हाइड्रो हेलोजनेशन करवाई जाएगी तो इसके अंदर रूल लगता है जिसको आप क्या कहते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल कहते हैं जी। तो यही मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ने जा रहे हैं जो इंतहाई आसान है, जरा इसको देखिएगा जी। तो जब भी हेलोजन एसिड वो ऐड किया जाएगा अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स के अंदर, हाइड्रोजन कहाँ जाएगा जी। अब आप ये देखें जी कि जो आपको इस वाले पहले वाले कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं और दूसरे वाले कार्बन के साथ आपको 1 हाइड्रोजन नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है जी कि यहाँ हाइड्रोजन कम है और यहाँ पे आपको हाइड्रोजन ज्यादा है जी। तो ये वाला हाइड्रोजन कार्बन नंबर 2 पे जाएगा या ये वाला हाइड्रोजन कार्बन नंबर 1 पे जाएगा, ये देखिए आपकी मर्जी से नहीं चलेगा, बल्कि ये किससे चलेगा, एक रूल के जरिए चलेगा। उस रूल को सीख लें और फिर उस रूल को फॉलो करके फिर हाइड्रोजन को उस रूल के तहत भेजें जी। तो रूल क्या कहता है जी, हाइड्रोजन विल गोज टू दैट कार्बन विच ऑलरेडी पोजेसेस मोर हाइड्रोजन, यानी दूसरा वाला हाइड्रोजन HBr का जो हाइड्रोजन है वो उस वाले कार्बन पर जाएगा जहां पहले से ज्यादा हाइड्रोजन मौजूद होंगे। तो कार्बन कार्बन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है, उस डबल बॉन्ड के अंदर जो कार्बन है उन कार्बन को आप देखिए जी, और उस कार्बन के अंदर जिस कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन मौजूद है उस कार्बन पर आप नए वाले हाइड्रोजन को भेज दीजिए जी। तो इस रूल को अब आप याद रखिएगा और जब भी आपकी अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स आए तो इस रूल को फॉलो कीजिएगा। ये मार्कोनिकॉफ रूल कहलाता है। मैं इसको एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ जी कि जब भी अनसिमेट्रिक अल्कीन्स की हाइड्रो हेलोजनेशन करवाई जाएगी, यानी अनसिमेट्रिक अल्कीन्स का रिएक्शन हेलोजन एसिड से करवाया जाएगा, तो हेलोजन एसिड का जो हाइड्रोजन है वो उस वाले कार्बन पे जाएगा जहां पहले से ज्यादा हाइड्रोजन मौजूद होंगे जी। तो ये सिंपल रिएक्शन अब आपके सामने है। ये प्रोपीन हमने ड्रॉ किया जी, इस प्रोपीन की हमने यहाँ का रिएक्शन HBr से करवाना है जी। ये हाइड्रोजन इस मार्कोनिकॉफ रूल के तहत जाएगा, तो क्योंकि इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन पर 1 हाइड्रोजन है, तो ये जो हाइड्रोजन है ये पहले वाले कार्बन पे जाएगा। तो यहाँ पे ये पहले वाले कार्बन पे चला गया और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए, 3 हाइड्रोजन हो गए, और यकीनन ब्रोमीन कहाँ जाएगा, दूसरे वाले कार्बन पे जाएगा जी। तो ये आपकी प्रोडक्ट है, यानी जो प्रोपीन था वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, 2 ब्रोमो प्रोपेन के अंदर कन्वर्ट हो गया। अगर आप 1 ब्रोमो प्रोपेन बनाते तो इसका मतलब है आपने मार्कोनिकॉफ रूल की मुखालफत की है, तो आपका जवाब गलत होता जी। तो ये नई बात आपने सीखी है, इसका ख्याल रखिएगा जी। दूसरा रिएक्शन बहुत ही सिंपल है जी, क्योंकि आपने इथीन की ब्रोमिनेशन करवानी है। आप जानते हैं कि डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, इस ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक होगा जी। एक ब्रोमीन कार्बन नंबर 1 पे और दूसरा ब्रोमीन कार्बन नंबर 2 पे चला जाएगा और इसके नतीजे में आपको 1,2 डाई ब्रोमो इथेन मिलेगा।
अच्छा जनाब, ये दूसरा रिएक्शन अब आपके, दूसरा क्वेश्चन अब आपके सामने है जी, और लिखा हुआ है जी, गिव द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, इथीन आपको बनाना है इथाइल ब्रोमाइड से, और इथीन आपको बनाना है इथाइल अल्कोहल से। अच्छा जनाब, पहला रिएक्शन देखते हैं जी। तो इथीन इसका मतलब है आपका प्रोडक्ट है, और इथाइल ब्रोमाइड आपका रिएक्टेंट है, और आपने अपने दिमाग में वो रिएक्शन लेके आने हैं कि जिन रिएक्शन से आपने इथीन को प्रिपेयर किया है। तो इथीन को आपने प्रिपेयर करना है इथाइल ब्रोमाइड से। फौरन आपके दिमाग में आना चाहिए जी कि अल्काइल हैलाइड की डीहाइड्रो हैलोजिनेशन करवानी पड़ती है। आपके दिमाग में आना चाहिए जी डीहाइड्रो हैलोजिनेटिंग एजेंट कौन होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है जी। अब ये दो बातें अगर आपके दिमाग में आ गई तो अब आपके लिए रिएक्शन करना कोई मुश्किल नहीं है जी। ये आपने रिएक्शन लिख दिया जी। ये आपने लिखा है जी इथीन, इथीन का ये हाइड्रोजन ओपन करके दिखाया है, क्योंकि सॉरी, ये रिएक्शन अब आपके सामने है जी। और ये आपने लिखा है जी इथाइल ब्रोमाइड, और इथाइल ब्रोमाइड का ये आपने हाइड्रोजन ओपन करके दिखाया है जी। और इसका रिएक्शन आपने डी हाइड्रो हेलोजिनेटिंग एजेंट यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवाया है जी। तो ये ब्रोमीन इस पोटेशियम के साथ चला जाएगा, और ये हाइड्रोजन, ये OH इस हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा। इन दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी खाली होंगी, जिसके नतीजे में कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा। तो ये सिंपल सा रिएक्शन है जो आपने पीछे भी पढ़ा। जो दूसरा रिएक्शन है वो है जी इथीन का रिएक्शन, इथीन बनाना है इथेनॉल से। और आप ये जानते हैं कि इथेनॉल की आपको डिहाइड्रेशन करवानी पड़ेगी, और डिहाइड्रेशन के लिए आपको डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया जी, इथेनॉल बनाया, और इथेनॉल का रिएक्शन आपने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे करवाया। सल्फ्यूरिक एसिड आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये इस कार्बन से एक हाइड्रोजन और इस कार्बन से OH ग्रुप को लेके निकल जाएगा वाटर की फॉर्म में, और उसके नतीजे में आपके कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा, यानी इथेनॉल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? इथीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये तीसरा क्वेश्चन अब आपके सामने है, और ये लिखा हुआ है जी कि गिव द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ। आपने इक्वेशन देनी है इस रिएक्शन के लिए, लिखा हुआ है इथीन। तो इथीन आपने बनाना है फ्रॉम विसिनल डाइक्लोरोइथेन से। तो विसिनल डाइक्लोरोइथेन का मतलब, विसिनल का मतलब क्लोरो का दो मुख्तलिफ कार्बन पे होना, और इथेन के अंदर ऐसा कुछ होगा जी। तो फौरन आपका दिमाग में आना चाहिए जी कि विसिनल डाइक्लोराइड का रिएक्शन मुझे किससे करवाना पड़ेगा? डी हेलोजिनेटिंग एजेंट से करवाना पड़ेगा। और डी हेलोजिनेटिंग एजेंट क्या होता है जी? जिंक होता है। तो ये रिएक्शन अब आपके सामने है जी। ये लिखा हुआ है जी 1,2 डाइक्लोरोइथेन, इसका रिएक्शन डी हेलोजिनेटिंग एजेंट जिंक से करवाया। जिंक बैक वक्त दोनों क्लोरो को अपने साथ लेके निकल जाएगा, और दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी खाली होगी, जिसके नतीजे में कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा। अच्छा जी, ये दूसरा जो रिएक्शन है वो लिखा हुआ है जी मस्टर्ड गैस बनानी है आपने इथीन से। फौरन आपके दिमाग में आनी चाहिए जी कि मस्टर्ड गैस बनाने के लिए पहली बात तो ये है जी कि इथीन के 2 मोल्स लेने पड़ेंगे, और इथीन के 2 मोल्स लेने के बाद उसका रिएक्शन सल्फर मोनोक्लोराइड से करवाना पड़ेगा, और सल्फर मोनोक्लोराइड का फॉर्मूला है जी H2Cl2। तो इथीन का रिएक्शन आपने सल्फर मोनोक्लोराइड से करवाया, और मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला अब आपको याद होना चाहिए। तो ये इक्वेशन लिखना आपके लिए इंतहाई आसान है। ये चौथा क्वेश्चन अब आपके सामने है जी, और आपको सवाल के अंदर 2 स्ट्रक्चर बना के दिए हैं जी। पहले वाला अगर आप पहचाने तो इथीन बना हुआ है, दूसरा वाला आप पहचाने तो इथेन बना हुआ है जी। और आपसे सवाल है जी कि राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ ए, यानी ए का रिएक्शन यानी इथीन का रिएक्शन H2Cl2, H2Cl2 का मतलब है सल्फर मोनोक्लोराइड से करवा दो। तो देखिए मस्टर्ड गैस बनाने का ये तरीका है जी। एक और मस्टर्ड गैस का सवाल अब आपके पास आ गया जी। तो आपने क्या किया जी, इथीन के 2 मोल्स का रिएक्शन सल्फर मोनोक्लोराइड से करवाया, और इसके नतीजे में आपने क्या बनाया? मस्टर्ड गैस बनाई। तो मस्टर्ड गैस के स्ट्रक्चर को अब आप जहन नशीन कर लें। ये 5वां सवाल अब आपके सामने है जी, और ये लिखा हुआ है जी राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विद, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का आपको रिएक्शन करवाना है इन कंपाउंड्स के साथ। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है जी। KOH का मतलब क्या है जी कि इथीन बनना है, वो अल्कीन बनना है। अगर 2 कार्बन वाला आपको दिया हुआ होगा कंपाउंड, तो फिर 2 कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड दिया होगा तो आपका इथीन बनेगा, और अगर 2 कार्बन से ज्यादा वाला होगा तो फिर आपका क्या बनेगा? अल्कीन बनेगा। देखिए होमोलोगस सीरीज में आप पढ़ चुके हैं जी कि जिस तरह से इथीन की रिएक्शन पढ़े बिल्कुल उसी तरह प्रोपीन की रिएक्शन भी है, उसी तरह ब्यूटीन की रिएक्शन भी है। तो सारी की सारी फैमिली के रिएक्शन आपने एक तरीके से पढ़ लिए जी। तो अब आपको सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, ये जो आपको रिएक्टेंट दिया हुआ है इसे आप ड्रॉ करें। प्रोपेन का मतलब है 3 कार्बन, और
दूसरे वाले कार्बन पे आप क्या लगा दें, ब्रोमो लगा दें जी, और फिर उसका रिएक्शन किसके साथ करवा दें, KOH के साथ करवा दें। तो ये इक्वेशन अब आपके सामने है जी। तो आपने 3 कार्बन वाला क्या बनाया, प्रोपेन बनाया, दूसरे वाले कार्बन में आपने क्या लगा दिया, ब्रोमो लगा दिया। इसका रिएक्शन हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाया। होगा क्या है जी, ये ब्रोमो इस पोटेशियम के साथ निकल जाएगा KBr बना के, इस वाले कार्बन की वैलेंसी खाली होगी, खाली हो गई। अब आप देखिए दोनों ही कार्बन पर 3-3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, जहां से आपका दिल चाहे आप हाइड्रोजन निकालें जी। तो मैं इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकाल रहा हूँ जी, तो ये OH इस वाले कार्बन के एक हाइड्रोजन को अपने साथ लेके निकल जाएगा वाटर बना के जी। इस वाले कार्बन की एक वैलेंसी खाली हुई, इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ, तो इन दोनों कार्बन के दरमियान क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। वो मैंने यहाँ पे बना के दिखाया, एक हाइड्रोजन मैंने कम कर दिया और इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना दिया, CH3 वैसे ही लिख दिया। तो आपका 2 ब्रोमो प्रोपेन किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, प्रोपीन के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो सिंपल सा रिएक्शन था जी कि अगर आपको रिएक्टेंट ड्रॉ करना आता है जी तो आपके लिए ये रिएक्शन बहुत आसान है। दूसरा रिएक्शन देखते हैं, इसमें भी आपको ये कंपाउंड अगर ड्रॉ करना आता है तो आपके लिए ये रिएक्शन बहुत आसान है जी। आपने बनाना है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो प्रोपेन का मतलब पहले 3 कार्बन वाली चेन बनाए और दूसरे कार्बन पे मिथाइल लगा दें और दूसरे कार्बन पे ब्रोमो लगा दें। तो ये सिंपल सा रिएक्शन अब आपके सामने है जी। आपने 3 कार्बन की चेन बनाई है प्रोपेन की वजह से, दूसरे कार्बन पे आपने मिथाइल ग्रुप लगाया, दूसरे कार्बन पे आपने क्या लगाया, ब्रोमो लगाया। इसका रिएक्शन क्योंकि उसने कहा था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करना है तो आपने इसका रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करके दिखाया। ये ब्रोमो इस पोटेशियम के साथ चला जाएगा KBr बना के, ये वाले कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो जाएगी। अब आप देखिए तीनों तरफ ही आपको एक जैसे कार्बन दिख रहे हैं क्योंकि सबके अंदर ही हाइड्रोजन सेम है जी। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन को मैं रिमूव कर रहा हूँ, तो ये OH इस हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाएगा वाटर बना के। ये बीच वाले कार्बन की वैलेंसी खाली हुई, इस वाले कार्बन की वैलेंसी खाली हुई, तो इन दोनों के दरमियान क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा जी। तो ये आपका क्या बन गया जी, ये बन गया 2 मिथाइल प्रोपीन बन गया। तो आपने 2 मिथाइल 2 ब्रोमो प्रोपेन को 2 मिथाइल प्रोपीन के अंदर कन्वर्ट कर दिया जी। तो ये तमाम चीजें आप नोमेनक्लेचर के अंदर सीख चुके हैं जी। तो मैं ये समझता हूँ यकीनन आपको इंतहाई आसानी हो रही होगी। कमांड आपका किस चीज पे होना चाहिए, स्ट्रक्चर बनाने पे और नाम लिखने पे। अच्छा जनाब ये छठा क्वेश्चन अब आपके सामने है जी, और ये भी देखिए अब आपकी केमिकल इक्वेशंस हैं। तो यहाँ से देखिए आपको इस बात का अंदाजा हो गया होगा जी कि आपके जो पास्ट पेपर्स हैं उसके अंदर ज्यादातर क्या आई हैं जी, इक्वेशंस आई हैं। तो आपने भी जो फोकस करना है वो इक्वेशंस पे फोकस करना है। अगर आप इसको थियोरेटिकल लेके चलेंगे तो आपको इम्तिहान में सख्त परेशानी होगी। आप इक्वेशंस को फोकस करें और इक्वेशंस को की प्रैक्टिस करें जी, तो आपको फायदा होगा। तो लिखा हुआ है जी, इथाइलिन रिएक्ट्स विद कोल्ड एक्वस पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन। फौरन आपके दिमाग में आने चाहिए जी कि अच्छा इथाइलिन लिखा हुआ है, इथाइलिन का मतलब इथीन होता है जी। तो देखिए मुख्तलिफ तरीके से पूछा जा सकता है जी। तो इसका मतलब है इथीन ही का रिएक्शन है जी। तो इथीन का रिएक्शन आपने पोटेशियम परमैंगनेट से करवाना है जी। आप ये जानते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जी। ये नेसेंट ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है जो वाटर की प्रेजेंस में इथीन के साथ रिएक्ट करती है और इथीन के दोनों कार्बन पर OH ग्रुप जनरेट कर देती है। अगर ये बात आपके दिमाग में आ रही है तो आपके लिए इक्वेशन को लिखना बहुत ही आसान है। यही आपने जो लिखा है कि इथीन का रिएक्शन जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करवाया गया, इसने नेसेंट ऑक्सीजन को जनरेट किया जिसने वाटर के प्रेजेंस के अंदर दोनों ही कार्बन पे हाइड्रो ऑक्सी ग्रुप को इंड्यूस कर दिया और इथीन किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, इथाइलिन ग्लाइकोल के अंदर कन्वर्ट हो गया। अच्छा दूसरा रिएक्शन आपने देखना है जी कि इथीन का रिएक्शन करवाना है एसिडिफाइड वाटर से। और आप ये जानते हैं जी कि जब भी इथीन का रिएक्शन वाटर से करवाया जाएगा एसिडिक मीडियम के अंदर, तो आप जानते हैं कि जी हाइड्रोजन वाटर ब्रेक होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की फॉर्म OH की फॉर्म में। तो एक कार्बन पे हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन पे क्या चला जाएगा, OH चला जाएगा और इथीन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा तीसरा रिएक्शन अगर आप देखें जो लिखा हुआ है जी, व्हेन इथीन इज हीटेड एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड at 100 atmosphere in the presence of traces of oxygen। तो स्टूडेंट्स को परेशान हो जाएगा जी, पता नहीं क्या रिएक्शन है जी, क्योंकि इसमें उसने पॉलीमराइजेशन का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया बल्कि एरो पे लिखी हुई तमाम कंडीशन को इसने इस सवाल के अंदर वर्डिंग के तौर पर इस्तेमाल किया है। तो परेशान मत होइएगा जी, ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, पॉलीमराइजेशन की उसने कंडीशन दे दी है जी। तो सवाल इस तरह से भी पूछा जा सकता है जी। तो हमें इथीन की पॉलीमराइजेशन करवानी है जी, तो इथीन की पॉलीमराइजेशन करवाएंगे तो ये पॉली इथीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 अब आपके सामने है जी, और यहाँ पे आपको लिखा हुआ है जी कि गिव द इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग फ्रॉम इथीन।
तो इथीन से आपने फॉलोइंग बनाने हैं। पहला लिखा हुआ है जी मस्टर्ड गैस बनानी है, ये आप कई बार पढ़ चुके हैं आज ही के लेक्चर के अंदर। तो आप क्या करेंगे, इथीन का रिएक्शन सल्फर मोनोक्लोराइड यानी H2Cl2 से करवा देंगे और उसके नतीजे में आपको मस्टर्ड गैस मिल जाएगी। तो ये इसकी इक्वेशन है जी। और दूसरा लिखा हुआ है जी इथीन से आपने ग्लाइकोल बनाना है, फौरन आपके दिमाग में आ जाइए जी इथाइलिन ग्लाइकोल बनाना है। और जब भी इथीन से इथाइलिन ग्लाइकोल बनाना होगा जी तो इसका रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी KMnO4 से करवाना पड़ेगा जी। तो आपने इथीन का रिएक्शन KMnO4 से करवाया और उसके नतीजे में इथीन से आपने क्या हासिल किया, इथाइलिन ग्लाइकोल हासिल किया। अच्छा जनाब, ये तो हमारा आज का लेक्चर था जी। और आज के लेक्चर में आपने इथीन को बनाने के तरीके और इथीन से होने वाले रिएक्शंस को सीखा। इथीन क्या था जी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जिसको आप इथाइलिन भी कहते हैं जी। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, उस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम केमिस्ट्री ऑफ इथाइन को डिस्कस करेंगे। इथाइन का मतलब है जी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और इथाइन को आप एसिटिलीन भी कहते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आपसे अगले लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।